हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू वोकैब। देखिए आपके 7 और 8 तारीख का द हिंदू वोकैब है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्रोब। देखिए प्रोब का मतलब होता है रहस्य या गुप्त बातें मालूम करने के लिए सवाल पूछना, उसे ही प्रोब कहा जाता है। यानी कि टू आस्क क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सीक्रेट और हिडन इन्फॉर्मेशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दे विल प्रोब डीपली इनटू द मैटर। द नेक्स्ट वन इज एथनिक। एथनिक का मतलब होता है An ethnic group encompasses a group of people with a unique culture, उसे ही ethnic कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? racial। एंटोनिम क्या हो जाएगा? non racial। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। They are the second largest ethnic group in Kenya. The next one is dereliction. dereliction का मतलब होता है कि जानबूझकर जब अपने कर्तव्यों का या ड्यूटीज का अगर आप पालन नहीं करते हैं या अगर आप उसमें ना लापरवाही दिखा रहे हैं ना, तो उसे डेरिलिक्शन कहा जाता है। यानी कि द फैक्ट ऑफ डिलिबरेटली नॉट डूइंग व्हाट यू शुड बी डूइंग, स्पेशली व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? नेग्लिजेंस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अवेयरनेस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The police officers were found guilty of serious dereliction of duty. The next one is nudge. देखिए nudge का मतलब होता है, देखिए बहुत बार ना हम अपने कोनी से मारते हैं ना लोगों को, ताकि हम उनको याद दिला सके कि कुछ करना है या कुछ बोलने के लिए, तो उसे ही nudge कहा जाता है। यानी कि टू टच और पुश somebody or something with your elbow, किसी व्यक्ति या वस्तु को कोनी से स्पर्श करना या धक्का देना, उसे nudge कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अर्ज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिटर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The car salesman nudged me into taking a test drive, even though I had said that I was just looking. The next one is रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है पुनः मेल मिलाप, उसे रिकंसिलिएशन कहा जाता है। यानी कि रिकंसिलिएशन इज द एक्ट ऑफ गेटिंग टू थिंग्स टू बी कंपैटिबल विद वन अनदर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अकॉर्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वॉर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The treaty was the first step in the eventual reconciliation of two countries that had been long at odds. The next one is affix. affix का मतलब होता है चिपकाना, जोड़ना, उसे ही affix कहा जाता है। यानी कि टू स्टिक और जॉइन समथिंग टू समथिंग एल्स। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अटैच। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिटैच। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी affixed a stamp to the envelope. The next one is आसन। देखिए आसन का मतलब होता है जानबूझकर किसी की प्रॉपर्टी में, यानी किसी के घर में या दुकान में है ना आग लगा देना, उसे ही आसन कहा जाता है। और जो ये काम करते हैं ना, उन्हें ना आसनिस्ट कहा जाता है। यानी कि द क्राइम ऑफ सेटिंग फायर टू अ बिल्डिंग ऑन पर्पस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्लेज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The cause of the fire has not yet been determined, but investigators suspect arson. The next one is catalyst. Catalyst का मतलब होता है परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति या वस्तु, उसे ही कैटलिस्ट कहा जाता है। यानी कि अ कैटलिस्ट इज एन इवेंट और पर्सन कॉजिंग अ चेंज। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टिमुलस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसइंसेंटिव। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Her expulsion from the university proved to be a catalyst for needed change. The next one is पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब होता है सुरक्षा की दृष्टि से किसी इलाके, भवन आदि का नियमित रूप से चक्कर लगाना, गश्त लगाना, उसे ही पेट्रोलिंग कहा जाता है। यानी कि टू गो अराउंड एन एरिया, अ बिल्डिंग एक्सेट्रा एट रेगुलर टाइम्स टू मेक श्योर दैट इट इज सेफ एंड दैट नथिंग इज रॉन्ग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टिंग। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The border is patrolled by the army. The next one is affiliation. Affiliation का मतलब होता है संबंध, यानी कि an affiliation is an official connection to something. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? association. एंटोनिम क्या हो जाएगा? dissociation. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The group has affiliations with several organizations abroad. The next one रूमिनेशन। रूमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में ध्यान से सोचना और बहुत लंबे समय तक सोचना ना, उसे ही रूमिनेशन कहा जाता है। यानी कि द एक्ट ऑफ थिंकिंग केयरफुली एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड अबाउट समथिंग। तो यानी कि चिंतन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंटेम्पलेशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Hours of rumination over his bills left the man with a headache from worry. The next one is explicit. Explicit का मतलब होता है कोई चीज समझने में अगर आसान होना, तो वो एक्सप्लिसिट होता है। यानी कि क्लियर और मेकिंग समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्लिसिट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। I gave her very explicit directions how to get here. The next one is privilege. Privilege का मतलब होता है a special right or advantage that only one person or group
हैज, यानी कि ना एक विशेष अधिकार या विशेष लाभ जो कि किसी एक पर्सन के पास ही होता है या किसी एक ग्रुप के पास ही होता है, उसे ही प्रिविलेज कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्रांट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पार्डन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। हेल्थ केयर शुड बी अ राइट, नॉट अ privilege. The next one is resent. Resent का मतलब होता है to feel angry about something because you think it is unfair, यानी कि आपको ना गुस्सा आ रहा है या आपको किसी बात का बुरा लग रहा है क्योंकि आपको बात सही नहीं लग रही है, उसे ही रिसेंट कहा जाता है। यानी कि अनुचित प्रतीत होने के कारण किसी बात का बुरा मानना या उस पर नाराज होना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसलाइक। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She bitterly resented her father's new wife. The next one, affirmative. Affirmative का मतलब होता है something affirmative expresses agreement और approval, यानी कि ना स्वीकृति सूचक या सकारात्मक, उसे ही affirmative कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेगेटिव। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। We are expecting an affirmative answer. The next one is susceptible. इसका मतलब होता है easily influenced, damaged or affected by somebody or something, यानी कि कोई पर्सन अगर किसी पर्सन से या किसी चीज से अगर इजीली इन्फ्लुएंस हो जाए, अफेक्ट हो जाए, यानी कि बहुत ही सरलता से प्रभावित हो जाए, उसे ही ससेप्टेबल कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? वल्नरेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनवल्नरेबल। सेंटेंस, some people are more susceptible to depression during the winter because of reduced exposure to sunlight. The next one is एनक्रोच। एनक्रोच का मतलब होता है अपनी सीमा को लांघना या किसी की जगह हड़प लेना, उसे एनक्रोच कहा जाता है। यानी कि टू यूज मोर ऑफ समथिंग देन यू शुड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्वेड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ईच ईयर द सी कंटिन्यूज टू encroach upon the island's beaches. The next one is siege. siege का मतलब होता है a situation in which an army surrounds a town for a long time or the police surrounds a building so that nobody can get in or out, उसे ही siege कहा जाता है। यानी कि सैनिकों द्वारा किसी शहर की या पुलिस द्वारा किसी इमारत की घेराबंदी ताकि लोग अंदर या बाहर नहीं जा सके या उस पर रोक लगाया जा सके, उसे ही siege कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्लॉकेड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The siege lasted almost 4 months. The next one is नॉटी इश्यूज। देखिए नॉटी इश्यूज का मतलब होता है, इशू का मतलब ये होता है प्रॉब्लम, तो नॉटी इशू का मतलब होता है कोई ऐसा प्रॉब्लम जो कि कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करने में, उसे ही नॉटी इश्यूज कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पजलिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द न्यू मैनेजमेंट टीम फेसेस सम नॉटी प्रॉब्लम्स। द नेक्स्ट वन इज वांटेड। वांटेड का मतलब होता है used about an action done in order to hurt somebody or damage something for no good reason, यानी कि आप किसी को या कोई पर्सन अगर किसी को ना तकलीफ पहुंचा रहा है या हानि पहुंचा रहा है, उसके पीछे ना कोई कारण नहीं है, उसको बस अच्छा लग रहा है, उसे ना वैंटिन कहा जाता है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? क्रूएल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Vandals were guilty of the wanton destruction of the school property. The next one is isolate. Isolate का मतलब होता है isolated means far away from everyone और everything else, उसे ही isolate कहा जाता है, यानी कि ना अलग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? secluded। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The hikers unexpectedly came upon an isolated mountain cabin. The next one is tamp down. देखिए tamp down ना ये एक phrasal verb है, इसका मतलब होता है to reduce the amount, level, साइज और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का ना अमाउंट, लेवल या साइज या किसी चीज की इंपॉर्टेंस कम कर देना, उसे ही टैम्प डाउन कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द पार्टी रिटेन पावर बाय बूस्टिंग द इकोनॉमी एंड टैम्पिंग डाउन करप्शन। द नेक्स्ट वन इज डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, जिसे आप लोग इंस्पाइट ऑफ कहते हैं ना, उसे डिस्पाइट कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। I still enjoyed the week despite the weather. The next one is frequent. Frequent का मतलब होता है happening often, यानी कि जो चीज बार बार हो उसे ही frequent कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? repeated। एंटोनिम क्या हो जाएगा? irregular। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Our local multiplex usually has frequent showings of blockbusters with starting times about every half hour. The next one is रेगुलेट। देखिए रेगुलेट का मतलब होता है किस चीज को कंट्रोल करना, स्पेशली कानून का इस्तेमाल करके या नियम का इस्तेमाल करके उसे रेगुलेट कहा जाता है।
यानी कि टू कंट्रोल समथिंग बाय यूजिंग लॉज और रूल्स। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंट्रोल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लिबरेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। You would be well advised to regulate your enthusiasm for the venture and pause to consider the risk involved. The next one is ironically. देखिए, ironically का मतलब होता है कि जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं होके ठीक कुछ ना उल्टा हो जाए, उसे ना ironically कहा जाता है। एग्जाम्पल समझिए कि अगर आपकी मॉम ने आपको भेजा था किसी कैंप में ताकि आप है ना फुटबॉल सीख सके, अगर पहले दिन ना आपके पैर में लग जाती है और आपको ना प्लास्टर चढ़ जाता है, अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, तो उसे आयरॉनिकली कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी स्माइल्ड आयरॉनिकली। द नेक्स्ट वन इज अमिड। देखिए, अमिड का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, या तो अमंग यानी कि ना के बीच में, या मध्य, उसे अमिड कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अमंग। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The house stood amid maple trees. The next one is explicit. Explicit का मतलब होता है किसी चीज को समझने में अगर आसानी हो ना, तो उसे ही explicit कहा जाता है, यानी कि clear and making something easy to understand. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? Specific. एंटोनिम क्या हो जाएगा? Implicit. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। I gave her very explicit directions how to get here. The next one is intervention. Intervention का मतलब होता है interfere करना, यानी कि ना हस्तक्षेप करना, उसे ही intervention कहा जाता है। यानी कि intervention is the act of intervening in a situation. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? interfere. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Military intervention will only aggravate the conflict even further. The next one is fatal. Fatal का मतलब होता है जो भी चीज जानलेवा हो, घातक हो, या तो जिससे अंत में ना मृत्यु हो जाए ना, उसे ही फेटल कहा जाता है, यानी कि causing और ending in death. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिजास्ट्रस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फॉर्चुनेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। I made the fatal mistake of sharing my secret with the office biggest blabbermouth. The next one is आउटरेज। आउटरेज का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा ना बुरी हो रही हो या गलत हो रही हो ना, उसको देख के आपको जो गुस्सा आता है ना, उसे ही आउटरेज कहा जाता है। यानी कि समथिंग दैट इज वेरी बैड और रॉन्ग एंड दैट कॉजेज यू टू फील ग्रेट एंगर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनरेज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्लीज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। We were outraged to discover that we had been overcharged for our hotel room. The next one is lucrative. Lucrative का मतलब होता है जो भी चीज प्रॉफिटेबल हो उसे ही ल्यूक्रेटिव कहा जाता है, यानी कि अलाउइंग समबडी टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रॉफिटेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनप्रॉफिटेबल। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द न्यू मैनेजर्स मिशन was to turn the failing store into a lucrative operation. The next one, कार्टेल। देखिए, कार्टेल का मतलब होता है व्हेन ग्रुप्स बैंड टुगेदर, यानी कि जब बहुत सारे ग्रुप्स अगर या तो सेलर्स अगर ना साथ में आ जाते हैं ना, टू कंट्रोल दी सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर देयर बेस्ट इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ कार्टेल। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। समझिए कि अगर एक पर्सन नींबू पानी बेच रहा है, ठीक है, उसके और भी फ्रेंड्स, अगर उन लोग भी अगर नींबू पानी बेच रहे हैं, अगर वो सब अगर एक साथ आ जाते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उन लोग नींबू पानी का प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बराबर ना। तो उसे ही कार्टेल कहा जाता है, यानी कि ना उत्पादक संघ। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिंडिकेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Prices go up when a cartel controls the supply of products. The next one is enumerate. Enumerate का मतलब होता है to name a list of things separately one by one, यानी कि ना एक एक कर वस्तुओं को नाम बताना, उसे ही enumerate कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिटेल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। I proceeded to enumerate the reasons why I would be justified in filing a lawsuit for negligence. Next one, restrain. Restrain का मतलब होता है to keep somebody or something under control, यानी किसी person को या किसी चीज को कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना, उसे ही restrain कहा जाता है। To prevent somebody or something from doing something, यानी कि ना किसी को कोई काम करने से भी रोकना, उसे भी हम restrain ही कहते हैं, यानी कि व्यक्ति या वस्तु को नियंत्रण में रखना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेगुलेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लिबरेट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The victim's family members were unable to restrain their emotions upon hearing the verdict. The next one is stringent. Stringent का मतलब होता है जो भी चीज strict हो ना, वो stringent होती है, यानी कि stringent laws, rules और conditions are very severe or are strictly controlled, यानी कि कानून, नियम आदि बहुत ज्यादा कठोर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? strict। एंटोनिम क्या हो जाएगा? flexible। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He announced that there would be more stringent controls on the possession of weapons. The next one is
ग्रेव, देखिए ग्रेव का मतलब होता है कोई सिचुएशन अगर बहुत ज्यादा ना सीरियस हो या गंभीर हो या चिंताजनक हो ना, तो उसे ना ग्रेव कहा जाता है। यानी कि अ ग्रेव इवेंट और सिचुएशन इज वेरी सीरियस, इंपॉर्टेंट एंड वरिंग, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सीरियस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He said that the situation in his country is very grave. The next one is prosecute. Prosecute का मतलब होता है to officially charge somebody with a crime and try to show that he or she is guilty in a court of law. यानी कि अदालत में किसी पर औपचारिक रूप से अपराध का अभियोग लगाना या दोषारोपण करना, उसे ही प्रोसिक्यूट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्रिंग टू ट्रायल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द बैंकर वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर फ्रॉड। द नेक्स्ट डिवाइस, देखिए डिवाइस का मतलब होता है टू इन्वेंट अ प्लान, सिस्टम, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, यूजुअली यूजिंग योर इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन, यानी कि कुछ करने का नया तरीका निकालना, उसे डिवाइस कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्वेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द अम्ब्रेला वॉज इंजीनियसली डिवाइस टू फोल्ड अप इनटू योर पॉकेट। द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लिसिट। देखिए कॉम्प्लिसिट का मतलब होता है कि कोई पर्सन अगर किसी और पर्सन के इलीगल एक्टिविटी में या किसी गलत काम में अगर वो शामिल है या अगर उसने साथ दिया था, तो उसे ही कॉम्प्लिसिट कहा जाता है। यानी कि व्हेन यू आर कॉम्प्लिसिट यू आर गिल्टी ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन सम अंडरहैंडेड और इलीगल एक्टिविटी। किसी गलत चीज में या गलत कार्य में या गैर कानूनी कार्य में किसी का साथ देना, उसे ही कॉम्प्लिसिट कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He denied complicity in the murder. The next one is poised. Poised का मतलब होता है ready to do a particular thing at any moment. उसे ही poised कहा जाता है, यानी कुछ करने को तैयार। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The military forces are poised for attack. That's it for today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।